आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में कुछ अहम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले बात करूंगा इजराइल की और आईडीएफ की। जी हां, क्योंकि आईडीएफ के जो चीफ हैं उनकी तरफ से जो बयान आया है, हालांकि वो कोई हैरान करने वाला नहीं है, लेकिन ऐसे वक्त में कि जब इजराइल की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि हम ईरान पर हमले के लिए तैयार हैं, तो ऐसे में आईडीएफ चीफ का ये कहना कि हमारे पास फौज की कमी है, आखिर इसका मतलब क्या है? यहाँ पे रिपोर्ट देखिए कि हमें फौरी तौर पर मजीद फौजियों की जरूरत है। ये कौन कह रहा है? यहाँ पे देखिए, कसीर मुआज जंग के दरमियान इजरायली फौजी सरबराह ने खबरदार किया है। तो आखिर ये बात कैसे आई? क्यों ये बात मीडिया में आई कि इनके पास फौज की कमी है और इन्हें ज्यादा फौज की जरूरत है? और अगर ज्यादा जरूरत है तो ये फौज आएगी कहां से? कहां से लोग लड़ने के लिए जाएंगे? हालांकि इजराइल में इससे पहले भी देखा गया कि भाड़े के फौजी भी इन्होंने मंगाए थे, लेकिन अभी जबकि जंग बिल्कुल, ये कह ले कि दहाने पर है, बिल्कुल दरवाजे पर जंग खड़ी हुई है, और ऐसे में ये एतराफ करना कि फौजियों की कमी है, मैं समझता हूं कि ये इजराइल की कमजोरी को जाहिर करता है। इससे पहले भी कई ऐसे मौके आए हैं जहां पे ये देखा गया है कि इजरायली फौजियों में काफी कमी है। यही वजह है कि वहां पे औरतों को भी फौज में शामिल किया गया था। यही नहीं, बल्कि जो इजरायली मदारिस के बच्चे हैं उनको कैसे फौज में लाया जाए, उसके लिए भी एक बिल लाया गया था, उस पर हुकूमत जाते जाते बची थी, ये भी हमने देखा है। इसके साथ साथ रिजर्विस्ट को भी अहमियत दी जाने लगी थी, लेकिन हकीकत यह है कि बहुत सारे ऐसे फौजी हैं जिन्होंने या तो अपना बीमारी का बहाना बता दिया या तो फिर वो इजराइल ही छोड़कर चले गए। बहरहाल, लेकिन ये इस वक्त की अहम खबर थी जो इजराइल से आई है और खास तौर से आईडीएफ की तरफ से। एक और बड़ी अहम खबर की तरफ हम बढ़ते हैं और वो ये है कि ईरान के जो वजारत खारजा है उसकी तरफ से जो बयान आया, उन्होंने कहा कि हमने अपने मंसूबे में जो कुछ भी तजवीज किया वो माकूल है। ये बात कही जा रही है कि जब जवाब जो ईरान ने दिया था अमेरिका को, अब खबर यह है कि उसे अमेरिका ने मुस्तरद कर दिया। उस पर यहाँ पे जो ईरानी वजारत खारजा है उसने क्या कहा है, ये आप देखिए कि हमने अपने मंसूबे में जो कुछ भी तजवीज किया वो माकूल, जिम्मेदाराना मुतालबात और फराग दिलाना तजावीज पर मुश्तमिल था। उन्होंने कहा, बदकिस्मती से अमरीकी फरीक जो अब भी सयूनी हुकूमत से मुतासिर है, अपने यकतरफा नजरियात और गैर माकूल मुतालबात पर इसरार कर रहा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो ईरान की तरफ से कही गई, वो ये कि दरअसल अमेरिका आज खुद कोई फैसला नहीं कर रहा है, बल्कि वो इजराइल और सयूनियत के दबाव में फैसला लिया जा रहा है। ईरान ये बात जब कह रहा है तो दुनिया में भी एक चीमगोइयां हो रही इसको लेकर के। पहले भी होती रही है, लेकिन अब जिस तरह से हो रही, क्योंकि अमेरिका तो चाहता है कि जंगबंदी हो, लेकिन इजराइल नहीं चाहता कि जंगबंदी हो। ऐसे में ये बयान जो ईरान की तरफ से आया है कि अमेरिका दबाव में है सयूनियत के, मैं समझता हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़ी अहमियत का हामिल है। तो ये ईरान की तरफ से आया। अभी और हम आगे बढ़ते हैं और देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट खबर है कि ट्रंप की जानिब से ईरान की हतमी तजवीज को मुस्तरद करने पर ईरानी वजारत खारजा का रद्दमल जो आया है, उन्होंने कहा हमने मतन में, यानी टेक्स्ट जो था, जो भेजा था जवाब, मतन में जो कुछ भी तजवीज किया वो माकूल और तैयार था। यानी ऐसा नहीं था कि गैर जरूरी या भर्ती का नहीं, बहुत ही हमने ठोक बजा करके अपना जवाब दिया था। न सिर्फ ईरान के कौमी मफादात बल्कि खित्ते और दुनिया की भलाई के लिए भी ट्रंप ईरान से अपने गैर हकीकी मुतालबात के खुद जिम्मेदार हैं। अब इन्होंने कहा कि ये जो हमने जवाब दिया था, ऐसा नहीं कि ईरान की ही सिक्योरिटी हम देख रहे थे, ईरान का ही मफाद देख रहे थे, बल्कि हम बैनुल अक़वामी सतह पर भी, यानी दुनिया भर के मफादात को भी हमने सामने रखा है, क्योंकि स्टेट ऑफ हुर्मुज बंद है और उसकी वजह से काफी जहाज फंसे हुए हैं।
यही नहीं बल्कि दुनिया में जिस तरह से तेल महंगा होता जा रहा है, तो ईरान दरअसल ये कहना चाहता है कि हमने जो जवाब दिया था, ये तमाम बातें वो सामने रख करके हमने कही थी और हमें उम्मीद थी कि डोनाल्ड ट्रंप इसे मुस्बत अंदाज में लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अ, कहने का मतलब ये है कि ईरान ने ये जस्टिफाई किया है, ईरान ने इस बात की वजाहत की है कि उसने जो कहा है दरअसल वो गलत नहीं है और ईरान अपनी बातों पर अब भी कायम है। एक और बड़ी खबर जो ब्रेकिंग के तौर पर हम उसे सुन सकते हैं, ले सकते हैं, बीजिंग एक तारीखी सरबराही इजलास की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है। बीजिंग मतलब चीन जो है, वो एक बड़े इजलास जिसमें दुनिया भर के बड़े सरबराहान की शिरकत हो सकती है, जिसमें चीनी सदर शी जिनपिंग, ट्रंप, इसके अलावा पुतिन और शहबाज शरीफ को इकट्ठा कर रहे हैं। ये इतने बड़े लीडरान जो है वो चीन में जमा होंगे, ऐसा कहा जा रहा है। बीजिंग आज सिर्फ एक दारुल हुकूमत नहीं है, ये एक आलमी ऑपरेशन रूम है जो बाज़ाब्ता तौर पर ताकत के तवाज़ुन को दोबारा तरतीब देने और एक नए आलमी निज़ाम की तश्कील का ऐलान करता है, जिससे यकजहती के दौर का खात्मा होगा। ये तजिया निगार और अखबारात जो चीन के हैं, वो लिख रहे हैं कि चीन यानी एक तरह के अपने मुल्क की, अपनी हुकूमत की बड़ाई बताई है कि चीन क्या करने जा रहा है। हालाँकि अभी कुछ भी नहीं पता कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इस 14 तारीख को होने वाले मीटिंग में पहुँचेंगे? क्या वो शिरकत करेंगे और शिरकत करेंगे तो क्या बात होगी? अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन चीन एक बड़ा पैगाम देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस बयान से यही लग रहा है कि चीन डोनाल्ड ट्रंप हो या पुतिन हो या पाकिस्तान के वजीर आजम हो, इन तमाम जो लीडरान को बुला करके जाहिर सी बात है कि अगर इनकी मीटिंग में मिडिल ईस्ट का कोई अच्छा मुस्बत पहलू निकलता है और अच्छा नतीजा आता है तब तो माना जाएगा, वरना नशिस्तन खुर्दन बर्खास्तन उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट खबर थी जो हमने आपकी खिदमत में पेश की है और चीन में इस वक्त मेजबानी की अ, यानी वेलकम करने की बड़ी तैयारी चल रही है। तो ये एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं और वो ये कि मैं बरतानिया को ईरान के साथ जंग में घसीटने नहीं दूंगा। ये स्टार्मर का बयान है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा बयान है और इस बयान से एक नतीजा ये निकलता है कि कहीं न कहीं इज़राइल और अमेरिका मिडल ईस्ट में जंग चाहते हैं, लेकिन वो ये जंग तनहा नहीं लड़ना चाहते। यानी वो चाहते हैं कि हमारी इस जंग में दूसरे यूरोपीय ममालिक या और कंट्रीज जो हैं वो हमारे साथ शामिल हो। जबकि अब कोई भी अमेरिका के इस जंग में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि इसके मुखालफत कर रहे हैं, बार-बार कह रहे हैं कि भई इस जंग को मत बढ़ाओ, इस जंग को यहाँ रोको और खित्ते में अमन पैदा करो, उसके लिए मुज़ाकरात जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो स्टारमर के इस बयान से कम एक चीज़ ये साबित होती है कि वो फिलहाल जो है अमेरिका के साथ या इज़राइल के साथ खड़े होने वाले नहीं है, ये क्लियर कर दिया है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर की तरफ बढ़ते हैं, वो ये कि रूस और सऊदी अरब के दरमियान वीज़ा फ्री सफ़र शुरू हो गया है और ये बहुत बड़ी खबर इसको हम मान सकते हैं कि रूस और सऊदी अरब के दरमियान अगर वीज़ा फ्री सफ़र शुरू हुआ है, तो ये अमेरिका और इज़राइल के लिए, दोनों के लिए बहुत फ़िक्रमंदी की बात है। क्योंकि रूस के करीब जितना सऊदी अरब आएगा, वो उतना अमेरिका से दूर होता चला जाएगा। जबकि अमेरिका जो है, वो चाहता है कि मिडल ईस्ट में सऊदी अरब हो, कतर हो, यूएई हो या इस खित्ते के जो और अरब ममालिक हैं, जीसीसी हैं, वो उनके कंट्रोल में रहें। लेकिन ये जिस तरह से सऊदी अरब आगे बढ़ रहा है, चाहे वो चीन से कुर्बत हो, चाहे रूस से कुर्बत हो, और अब ये वीज़ा फ्री पॉलिसी जो इख्तियार की है मोहम्मद बिन सलमान ने, मैं समझता हूँ कि इसका फ़ायदा सऊदी अरब को भी मिलेगा और इसका सबसे बड़ा नुकसान जो होने जा रहा है, वो अमेरिका को होने जा रहा है और इसको क्या हम ये मान लें कि आलमी चेंज है? मैंने बहुत पहले कहा था कि ये जो अगर जंग हुई, तो इसमें मिडल ईस्ट का नक्शा ही नहीं, बल्कि नज़रिया भी बदलेगा और ये जो नज़रिया बदल रहा है बहुत तेज़ी से, मुझे लग रहा है कि ये उसका एक अहम पहलू इसको तसव्वुर किया जा सकता है। यहाँ खबर ये है कि अब दोनों ममालिक के शहरी यानी सिटीज़न बगैर वीज़ा के
सयाहत, कारोबार या विजिटिंग फैमिली के लिए साल में 90 दिन तक सफर कर सकेंगे। कोई वीजे की जरूरत नहीं होगी, किसी बात की जरूरत नहीं, जब चाहे वो जाएं और जब चाहे आए, ये वो कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा सिफारती जो ताल्लुक है वो कायम हुआ है, और इसका फायदा सऊदी अरब को मिलेगा, रूस को मिलेगा, और एक बड़ा दरवाजा खुल गया है मुझे लग रहा है। और यही दरअसल दरवाजा अमेरिका चाहता था कि यूरोप में खुले, लेकिन यूरोप की बजाय हम देख रहे हैं कि रूस बड़ी खूबसूरती से उसने अपने लिए एक बड़ा दरवाजा खोला है। तो सऊदी अरब और रूस का इस तरह से आना मैं समझता हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अहम है, और इससे एक बहुत बड़ी तब्दीली हमें मिडिल ईस्ट में देखने को मिलेगी, जीसीसी में देखने को मिलेगी, और इसका बड़ा असर होगा। अब इस पर अभी अमेरिका का कोई रिएक्शन नहीं आया, क्या आएगा रिएक्शन, ये भी देखने वाली बात होगी। एक और बड़ी अहम खबर की तरफ हम बढ़ते हैं, और वो ये कि ईरानी पासदाराने इंकलाब ने फुटेज जारी की है, जिसमें सयूनी मुत्तहिदा अरब इमारात में दुश्मन के जहाज को निशाना बनाने का दावा किया गया है। यानी यूएई पर जो अटैक है उसको लेकर के एक वीडियो आईआरजीसी ने जारी किया है। इससे पहले भी वीडियोस कुछ जारी किए गए थे, लेकिन ये वीडियो इसलिए बड़ी अहमियत का हामिल है क्योंकि मुस्तकिल ईरान और यूएई में भी कशीदगी देखने को मिल रही है, लेकिन ऐसे भी अटैक देखने को मिले हैं जो नामालूम रहे। सवाल ये है कि आखिर ऐसा कौन है जो इस तरह के हमले कर रहा है कि अपनी शिनाख्त तक नहीं बता रहा है? इसमें किसको फायदा होगा? जब ये गौर किया जाता है तो ऐसा लगता है कि इसमें इज़राइल को फायदा होगा। तो क्या ये नामालूम जो अटैक हैं, जो हमले हैं, क्या उसके पीछे मोसाद है, सीआईए है, कौन है? ये गौरतलब है, ज़ाहिर-सी बात है, आज न सही कल इसका पता ज़रूर लगेगा। एक और इम्पोर्टेंट खबर की तरफ बढ़ते हैं, और वो ये है कि इज़राइल की नेसेट यानी इज़राइल की पार्लियामेंट पर पीर को एक बिल यहाँ पे आएगा, बिल पर वोटिंग करने वाली है, जिसमें 7 अक्टूबर के अल-अक्सा फ्लड ऑपरेशन में मुलव्विस तमाम अफराद को सजाए मौत दी जाएगी। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं समझता हूँ। हालांकि इसकी मुखालफत हो रही, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, और अरब की जानिब से भी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले इसी इजरायली पार्लियामेंट में एक बिल पास किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जितने फिलिस्तीनी कैदी हैं उनको सजाए मौत दी जाए। इस पर अरब ममालिक ने भी शदीद रद्द अमल जाहिर किया था, दूसरे यूएनओ में भी इस पर आवाज बुलंद हुई थी। अब यहाँ पे देखिए ये जो बिल आएगा, इस पे वोटिंग होनी है कि जितने इसके मुस्लिमीन हैं उनको मौत की सजा दी जाए। देखना होगा कि ये जो वोटिंग आज हो रही है इसके नतीजे क्या होते हैं। तो बहरहाल ये इस वक्त की कुछ अहम खबरें थी जो आपकी खिदमत में हमने पेश की हैं। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहे एमएमसी न्यूज इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।